हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो आज का हमारा बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक होगा वो प्रोटीन होगा, जो कि यूनिट नंबर 3 है। फाइनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ख़त्म कर चुके हैं और उस वीडियो में हमें भर भर के प्यार मिला आप लोगों से। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट लिपिड नहीं देखे हैं, जो कि नए हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में जैसे कि दिया है जिस सीरियल में कार्बोहाइड्रेट लिपिड, जैसे ये सब आप पढ़ के अगर आप प्रोटीन पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ और गारंटी देती हूँ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगा, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। और अगर आप नहीं देखें तो बस आपको मेरे चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट खोलिए या फिर वो टॉपिक को सर्च कीजिए और हर एक टॉपिक का मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म रहता है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसका मैं वीडियो हर एक उसका ट्रिक्स है, टॉपिक्स आपको याद कैसे करवाना है वो सब डाल चुकी हूँ। नहीं देखें तो आप देख लीजिए, अगर देखें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आज जो आपका ये टॉपिक है, हर वीडियो में मैं ऐसे ही आपका सिलेबस दिखा कर वो टॉपिक को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक रेट विथ एग्जांपल के साथ हम लोग इस वीडियो में ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो क्योंकि आपके सिलेबस में मतलब आपके चैप्टर का नाम ही है प्रोटीन, तो उसके बारे में आपको प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जानिएगा, तभी तो आगे आपको समझ में आएगा। और किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आप मतलब ये रट्टा मारने की कोशिश कम कीजिए, समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है? प्रोटीन आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना हुआ रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये बात नहीं समझ में आ रहा आपको, तो यह एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जो कि देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है। ये एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है और एमिनो एसिड के मिलने से ही हमारा प्रोटीन बनता है। एक एमिनो एसिड फिर दूसरा एमिनो एसिड से जुड़ेगा पेप्टाइड चैन के द्वारा। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं और तो बहुत सारे पेप्टाइड चैन हो जाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चैन बोला जाता है। तो एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड के चैन के मिलने से प्रोटीन बनता है। जैसे कि हमारा एक एक ईंट करके घर बनता है, उसी तरह से प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड ईंट है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन के डिस्कस करने के बाद एमिनो एसिड पढ़ेंगे और एमिनो एसिड का ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि मतलब इसी से बना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम जान जाएंगे। एमिनो एसिड के एमिनो एसिड के मिलने से ही बना है, अगर उसी के बारे में जान जाएंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा। तो मतलब ये मैं समझाना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में प्रोटीन छोड़ के एमिनो एसिड क्यों दिया है, क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 एमिनो एसिड के मिलेंगे तो उस स्ट्रक्चर को प्रोटीन बोला जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बोलता है प्रोटीन आर अ मैक्रोमोलिक्यूल डेट आर फॉर्मेड फ्रॉम रेसिड्यू ऑफ एमिनो एसिड। यह एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रो और माइक्रो तो आप ये न्यूट्रिशन पढ़े होंगे तो जानते होंगे। माइक्रो मतलब छोटा, जिसमें मिनरल्स और विटामिन आते हैं, जो कि हमारे बॉडी में कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। और वही अगर बात करें कि मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि हमारे बॉडी के लिए, मैक्रो मतलब बड़ा और हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट होता है। तो ये हो गया प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल, समझ गए। और जो कि रेसिड्यू है मतलब एमिनो एसिड के मिलने से मतलब बना होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये पॉइंट आपको 10 11 12 से ही क्लियर होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोटीन हेल्प करता है। जैसे कि उसके डबल स्ट्रैंड होता है, जब हमारा सेल कॉपी हो, मतलब कि डीएनए सेल को डिवाइड होने से पहले डीएनए का डबल स्ट्रैंड खुलता है, 1 स्ट्रैंड बनता है, तब जाके डीएनए मतलब उसका कॉपी होता है और सेल डिवीजन होता है, तो उसमें हेल्प करता है। नहीं भी आप समझ पा रहे तो बस आप इतना समझिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और कैटालाइजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। रिएक्शन को एक कैटालाइज करता है, तोड़ता है और ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि हमारे ब्लड में हीम जो है वो एक प्रोटीन ही है।
हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, जिससे कि O2 मॉलिक्यूल है और CO2 इससे लंग्स से हमारे टिश्यू तक जाते हैं और टिश्यू से CO2 यहाँ तक आता है लंग तक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया। फिर नेक्स्ट हमारा बोलता है एमिनो एसिड के बारे में आप जानिए, क्योंकि एमिनो एसिड अब जिस चीज़ से बना है उसी के बारे में आप जानिएगा। तो एमिनो एसिड से बहुत सारे एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बना, तो अब एमिनो एसिड क्या है उसके बारे में जानिए, उसका फीचर जान जाइएगा तो प्रोटीन आपको समझ में आ जाएगा। तो एमिनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड साइड चेन। एक कुछ नहीं बोल रहा है। एमिनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, और इसमें बोला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ये और आर ग्रुप यानी साइड चेन इसी को बोल रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है, और यहीं पे जुड़ता है ना तो एमिनो एसिड का नाम चेंज होते जाता है, जैसे एलानिन, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो इसी यहीं पे वो स्ट्रक्चर जुड़ता जाता है और इसका नाम चेंज हो जाता है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड तो हम जानते हैं कि बहुत सारा होता है और उसका मैं इसी वीडियो में कवर भी करूँगी। और फिर देखिए अमाइन ग्रुप जो कि NH2 और CH, तो ये है ही। नेक्स्ट हमारा है, अब आप एमिनो एसिड का इंट्रोडक्शन जान चुके हैं और ये वाला आपको लास्ट तक याद रखना रहेगा, क्योंकि जब मतलब कुछ भी हमको समझाना होगा तो इसी चीज़ को मैं इसी स्ट्रक्चर को लूँगी और मेटाबॉलिज्म में आपको समझाऊंगी। तो देखिए अब आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, पहला आपको जब भी क्लासिफिकेशन करते हो तो उसका बेस आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो आप जान चुके होंगे। तो पहला जो है वो किस बेस पे जो है एमिनो एसिड को, क्योंकि इसका बहुत सारा बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक रेट के ये पे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन देखेंगे। तो न्यूट्रिशन डैट मीन्स हमारे फूड में कौन सा हमें लेना है प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड डैट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है, जो कि ज़रूरत हो। एसेंशियल मतलब ही समझ में आ रहा है जो कि नीडेड हो। तो एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट मेड बाय बॉडी, हमारे बॉडी में। आपको एक मैं एग्जांपल समझा देती हूँ बस। जो आपके जैसे आपके घर में जो चीज़ खाने का सामान है उसको आप मार्केट से खरीदिएगा। जैसे किसी घर में चावल होता है तो वो चावल खरीदेगा बाहर से, क्योंकि उसके घर में तो नहीं खरीदेगा। तो और अगर आपके पास जिसके घर में धान नहीं उपजता है, उसके घर में चावल नहीं, तो वो बाहर से लेते हैं। तो इसी तरह से इसेंशियल इम्यूनो एसिड है। इसेंशियल इम्यूनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसीलिए इसको बाहर से डाइट से हमें लेना पड़ता है, इसलिए इसेंशियल इम्यूनो एसिड बोलते हैं। एज ए रिजल्ट दे कम फ्रॉम फूड, जो हमारे बॉडी में नहीं है उसको फूड से लेना पड़ेगा। द इसेंशियल एमिनो एसिड का आप लिखिएगा हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथायोनिन, फिनाइलएलानिन और थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये आपको बस मैं यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है उस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप भी इस तरह से आप शो कीजिएगा। लेकिन याद करने के लिए डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाऊँगी। नेक्स्ट है फूड दैट कंटेन ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन, जो कि सभी इसेंशियल एमिनो एसिड को रखते हैं। मेनली 10 होता है, जिसमें 2 सेमी एसेंशियल भी आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगी। तो जो सभी एसेंशियल एमिनो एसिड जिस फूड में पाया जाएगा उसको कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे, कि मतलब कंप्लीट है, हर जो हमें एसेंशियल चाहिए उसमें सब चीज़ है। फिर कौन सा फूड है, तो बीफ हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, डेयरी सो, क्यूना और एंड बक व्हीट, इन सब में पूरा प्रोटीन पाया जाता है और इसे कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। अब आपको इसेंशियल एमिनो एसिड मैं आपको बताना चाहूँगी, इसेंशियल एमिनो एसिड ही आपके यूनिवर्सिटी में आ जाता है। तो आप मेरा नोट्स अगर देखिएगा तो सफिशिएंट यूनिवर्सिटी के लिए आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं खुद से, ताकि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में आसानी हो। फंक्शन इसका क्या है, दे आर वाइटल फॉर फंक्शन थ्रू योर बॉडी इंक्लूडिंग, कुछ वाइटल्स फंक्शन है, कुछ अदर फंक्शन है, जो कि दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहला तो प्रोटीन सिंथेसिस। भाई हम कब से बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो इसेंशियल इम्यूनो एसिड क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जुड़ेगा चैन के साथ, तो उससे जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको प्रोटीन बोलेंगे। टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, जैसे कि टिश्यू रिपेयर में कैसे हेल्प करता है, तो आप अगर जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके होंगे कि फिब्रिनोजेन जो है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि कोagulation में हेल्प करता है हमारा। अगर कहीं पे रप्चर हो जाए तो वो हेल्प आके मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर सब बनते हैं तो उसमें प्रोटीन का हेल्प, फिब्रिनोजेन का हेल्प होता है, वो एक प्लाज्मा प्रोटीन ही है। तो उस तरह से हो गया। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर फंक्शन कि मतलब वो तो वाइटल्स फंक्शन हो गया, और भी कुछ फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या होता है, हेल्प प्रिवेंट मसल लॉस। कैसे, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन आपको पता है कि वह एक प्रोटीन ही है, तो ये मतलब वही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो उस तरह से ये मसल लॉस में भी मतलब मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। हेल्प सपोर्ट रिकवरी आफ्टर सर्जरी, क्योंकि हमें पता है कि सर्जरी में भी कट लगता है हमारे बॉडी में, और उसको भी रिपेयरिंग होना होता है। तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस की कि फिब्रिनोजन ये सब मतलब आया, और वो तभी तो हमारा टिश्यू हील हो पाता है। तो उस तरह से हेल्प किया रिकवरी आफ्टर सर्जरी में। और इम्प्रूव मूड इम्प्रूव कैसे, ये आपको अगर आप पूरा वीडियो फॉलो करते हैं मेरा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। डोपामिन जो कि एक प्लेजर हार्मोन है, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि वो एक अमाइन होता है, और वो भी मतलब प्रोटीन ही होता है। और एक कैसे होता है आगे मैं समझाऊंगी, बस आप समझिए। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मूड के लिए, सीरोटोनिन भी, और ये सब किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से ही बनते हैं। उसका जब मेटाबॉलिज्म आपको समझाऊंगी तो वहाँ पे समझ में आएगा। स्लीपिंग में हेल्प करता है, कैसे, क्योंकि जो मेलानिन जो हमारे बॉडी में स्लीपिंग को रेगुलर करता है, वो भी एक तरह से बायो अमाइंस ही हैं, जो कि आगे मैं और अच्छे से जब मेटाबॉलिज्म समझिएगा तो समझाऊंगी। फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस, आप इतना समझिए, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को का स्ट्रक्चर देता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस, उन लोग बहुत ज़्यादा मतलब वर्कआउट करते हैं, तो उन लोग का मसल्स, एक्टिन मायोसिन, ये सब एक्टिन मायोसिन क्या है, प्रोटीन है, तो उस तरह से मतलब ये हेल्प करता है उनकी बॉडी बनाने में। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी हेल्प किया। अब हम लोग देखेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड का थोड़ा सा आप चार्ट बनाइएगा, जिसमें लिखिएगा कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी। ऐसे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, पहले से ही बता रही हूँ। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लेना पड़ेगा, तो प्रोवाइडेड डाइट। फिर यही आपको फिर इसको इसेंशियल एमिनो एसिड को आपको लिस्ट आउट करना है। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। एवी हील MPTT, इसका एग्जाम्पल है। ए बी से होता है आर्जिनिन, बी से वैलिन, हिस्टाडीन, एस से आइसोल्यूसिन, और एल से लाइसिन, और एक और एल से ल्यूसिन, एम से मिथायोनिन, और पी से फिनाइल एलानिन, और टी से ट्रिप्टोफैन, और टी से थ्रियोनिन। ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड हो गया। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 2 को सेमी एसेंशियल भी बोला जाता है। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। और आर्जिनिन और हिस्टाडीन को सेमी एसेंशियल इम्यूनो एसिड बोला जाता है। अब सोचिएगा अब सेमी एसेंशियल इम्यूनो एसिड क्या है। तो सेमी एसेंशियल इम्यूनो एसिड ये है कि मतलब आधा ज़रूरी है आधा नहीं ज़रूरी है। तो ये जब हमारा बेबी जो हमारा बच्चे होते हैं, जब हम लोग जब बच्चे थे, उस टाइम पे हमें ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ग्रोइंग मतलब ज़्यादा ग्रो होता है बच्चा। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जब आप छोटा थे तभी आपका बन रहा था, तो उस टाइम पे इस प्रोटीन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। लेकिन हमारे बॉडी में उतना सिंथेसाइज नहीं होता है जितना इसको ये चाहिए होता है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये चाहिए, क्योंकि इन बॉडी में हमारा सिंथेसाइज होता है ये, और हमें पता है कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होगा उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलेंगे, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन क्योंकि हम बच्चा के टाइम पे ज़्यादा ग्रो करना होता है, उसी टाइम हमारे मसल्स ये सब बिल्ड होते रहते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इसीलिए इसे सेमी इसेंशियल बोलते हैं। एडल्ट में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो हम लोग देखें 8 एसेंशियल और 2 सेमी एसेंशियल। फिर आपको इसेंशियल इम्यूनो एसिड का एक स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आपको मैं समझाई थी, ये COO और ये जो ऊपर निगेटिव चार्ज दिख रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कुछ नहीं है, आयनिक फॉर्म है। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहे तो COOH और यहाँ पे NH2 लिख सकते हैं। और यहाँ तक तो हम लोग देखे थे। बस ये स्ट्रक्चर को आपको और जोड़ देना है, जो कि CH2 CH और CH3 और CHR की जगह पे मैं बोली थी ना कि यहाँ पे ही दूसरा स्ट्रक्चर लगता है, तो दूसरा इसका नाम चेंज होते जाता है एमिनो एसिड का। तो इस स्ट्रक्चर को ल्यूसिन बोलते हैं, और इसी को ये इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो आपसे अगर इसेंशियल एमिनो एसिड पूछेगा तो उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर उसका फंक्शन में मैं 2 तरह के फंक्शन बताई, फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, और फिर इसका ये जो है कौन कौन सा है उसको मेंशन कर दीजिएगा। 2 सेमी एसेंशियल का नाम लिख दीजिएगा, और फिर एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। इतना सफिशिएंट है, एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर आपको देगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड किया है। दूसरा तो बस यही कि जो आपके घर में है उस चीज़ को आप नहीं खरीदिएगा। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जो है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, जबकि कंपेयर करते हैं यहाँ पे, जबकि इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं सिंथेसाइज होता था, इसके कारण हमें डाइट में लेना पड़ता था। तो ये मिलता किससे है? सेल इन द बॉडी, मतलब इस नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आप भी सोचिएगा कि कैसे मिलता है। तो सेल इन द बॉडी कैन प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन ऑफ द नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं एक्चुअली ना, हम जो इसेंशियल एमिनो एसिड लेते हैं वही आगे जब मेटाबोलाइज होता है तो सब चीज़ हटने के बाद कार्बन स्केलेटन बचता है। मेटाबॉलिज्म में अच्छे से आप समझ जाइएगा। तो वो सेल रखता है और वही सेल जो है प्रोवाइड करेगा और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, क्योंकि हर चीज़ का इम्पॉर्टेंस है तभी तो हमारा बॉडी बना रहा है। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मेनी अदर एस्पेक्ट, जैसे कि ट्यूमर मेटाबॉलिज्म नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो ट्यूमर मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हमें पता है कि ट्यूमर हमारे बॉडी में बन जाता है। ट्यूमर में बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन हमें पता है कि वो मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब ठीक हो सकता है। तो वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ही उसको ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड एंड लिपिड सिंथेसिस। न्यूक्लियोटाइड जिससे कि DNA RNA बनते हैं उसमें बनाने में हेल्प करता है। और फिर लिपिड बायोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि आप लिपिड पढ़ चुके होंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सीक्वेंस वाइज पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ रिडक्स हेमोस्टेटिस एंड इपिजेनिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगर ये आपको वर्ड थोड़ा सा ये लग रहा है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि रिडक्स हेमोस्टेटिस मतलब रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन और साइलेंसिंग में, मतलब होता है ना कि जीन म्यूटेशन ये सब हो जाता है। तो ये सब में नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ही हेल्प करता है। फिर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल लिखिएगा, जिसमें एलानिन आता है, एस्पैराजीन आता है, एस्पार्टेट आता है, ग्लूटामेट आता है और सेरीन आता है। एक आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना बायोकेमिस्ट्री में अच्छा रहता है। तो ये तो बहुत आसान है। चाहे तो आप आयनिक फॉर्म ना लिख के COOH लिख दीजिए और NH2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो R था यहाँ पे CH जोड़िएगा ना, तो एमिनो एसिड का नाम, उस एमिनो एसिड का नाम एलानिन होता है। R ग्रुप की जगह पे CH3 है। तो आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल बहुत अच्छे से समझ चुके। अरे यार, आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब इतना मेहनत आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है वो सब जब मैं कर रही हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने स्टेटस पे लगाइए और इसको शेयर कीजिए, ताकि बस मैं इतना चाहती हूँ कि लोगों को पता चल सके कि हाँ, इस चैनल पे इसका वीडियो मिलता है और वो भी जैसा कंटेंट चाहिए उसके साथ और पूरा मैं समझा भी देती हूँ। तो चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। आपको में रेट आपके सिलेबस में रेट लिखा है, लेकिन आप फेट ही लिखिएगा या फिर रेट एक ये फेट लिखिएगा आप, कोई गलत नहीं होगा। तो वो क्या है? मतलब टूटता है एमिनो एसिड जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके बेसिस पे वो कैसे कैसे चेंज होता है वही हमें देखना है। तो सबसे पहले कीटोजेनिक एमिनो एसिड, फिर है ग्लूकोजेनिक या फिर ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड, और ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक बहुत। ये दोनों नाम से ही आपको पता चल रहा है। एमिनो एसिड दैट कैन बी डिग्रेडेड डायरेक्टली इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि प्रिकर्सर होता है कीटोन बॉडी का। देखिए, एमिनो एसिड कीटोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है कि जो एमिनो एसिड मतलब कि मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं तो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होते हैं। और लिपिड आप पढ़ चुके हैं तो आप देखे थे एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडी बनता है, हम लोग लिपिड में देखे थे। एग्जाम्पल में कौन आएगा कि कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो सीधा एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलेगा? तो ल्यूसिन है और लाइसिन है। इसका एक एग्जाम्पल तो हो गया आपका। फिर एक कीटोजेनिक या फिर ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड, ये भी नाम से ही पता चल रहा है। जो एमिनो एसिड जो है सीधा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में थ्रू ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सफिशिएंट यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना वो तक नोट्स मैं दे चुकी हूँ। तो ये जो है वो सीधा ग्लाइकोनियोजेनेसिस में चला जाता है। वो समझाई भी थी आपको मैं। एग्जाम्पल इसका कौन सा है? तो देखिए 20 एमिनो एसिड हम लोग पढ़ते हैं, तो जिसको में कि ल्यूसिन और लाइसिन यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे 4 हम डिस्कस करेंगे आगे। और रिमेनिंग जो 14 बचेगा वो जो है वो सीधा जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में चला जाता है, कन्वर्ट होकर एमिनो एसिड। फिर ग्लाइकोजन मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि वो जो है कोई एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि मतलब
मेटाबॉलिज्म में टूट के मतलब चाहे तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकते हैं और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी जा सकते हैं। इनमें बहुत मतलब क्वालिटी पाया जाता है। तो वो कौन कौन सा है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आज का आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है और मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, ताकि हमें पता चले और मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है।